अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर व खैरियत से होंगे। तो आज जो है पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरी बात याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है पेपर में। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना आपके नंबर जो है वो पेपर में कम आ सकते हैं। तो चलो आओ प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आपने हमेशा ये याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर हमारे पास दो डायमेंशन में मोशन हो। ठीक है, दो डायमेंशन क्या होती है अभी मैं बता देता हूँ। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पर फोर्स लगाते हो, ये याद रखना। प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो ली जाती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अर्थ की जो रोटेशन है उसको भी नेगलेक्ट रखते हैं, ये सब बातें याद रखना। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट फ्री मूव करता है और ग्रेविटी उस पर लग रही होती है। अब ये डेफिनेशन तो आपको याद रहेगी। अब ज़रा इसको यहाँ पर आके समझो कि जो मैंने बातें कही हैं वो दिख कहाँ रही होती हैं, वो असल में मौजूद कहाँ होती हैं। मैंने क्या कहा, प्रोजेक्टाइल मोशन दो डायमेंशन में होता है। तो ये एक्स डायमेंशन है, ये वाई डायमेंशन है। एक्स डायमेंशन को बोलते हो आप हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वाई डायमेंशन को आप बोलते हो वर्टिकल, ठीक है। एक्स डायमेंशन को बोलते हो आप हॉरिजॉन्टल और वाई डायमेंशन को बोलते हो वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल में आपके पास वेलोसिटी का पार्ट होगा उसे आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और जो वर्टिकल में वेलोसिटी का पार्ट होगा उसको आप बोलोगे वर्टिकल वेलोसिटी। डेफिनेशन में एक चीज़ और शामिल कर लो कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो अभी जब मैं इसे पूरी डिटेल में समझा दूंगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक अच्छा सा हमारा स्टूडेंट है जो कि बहुत अच्छा पढ़ता है और प्रोजेक्टाइल मोशन को सीखना चाहता है। वो एक बॉल को थ्रो करेगा, ठीक है। तो बॉल इस रास्ते को फॉलो करते हुए, इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ आके गिरेगी। सब बच्चों ने क्रिकेट खेली होगी, चलो क्रिकेट नहीं भी खेली होगी, क्रिकेट देखी तो होगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आपने देखा होगा ना कि जो बॉलर होता है या जो भी फील्डर होता है वो वहाँ से बॉल फेंकता है, बॉल ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ आ जाता है, या विकेट कीपर पकड़ लेता है या बॉलर एंड पे बॉलर पकड़ लेता है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने बॉल फेंकी और बॉल इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पर आके गिरेगी। यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में ये बहुत सारे जो है वो फिज़िक्स के लॉज को फॉलो करेगी। अब देखो वो लॉज क्या हैं या अब देखो वो चीज़ें क्या हैं। याद रखना, जो आप इसको वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट, जो आप इस पे फोर्स इनिशियल पॉइंट पे लगाओगे वही फोर्स इसको पूरे इस पाथ पे फॉलो कराएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में बीच में कहीं फोर्स नहीं लगती है। याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन होता ही वो मोशन है जिसमें आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे फोर्स दो। याद रखना, फिर बोल रहा हूँ, हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रख लो कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास वो मोशन होता है जिसमें आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे फोर्स लगाओ और बॉडी उस ही फोर्स की मदद से वर्क करे और कहीं बीच में फोर्स अप्लाई ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, जो ये रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं स्पेस में, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, बैलिस्टिक मिसाइल नाम सुना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। क्यों? क्योंकि जो आप उसको इनिशियल फोर्स देते हो ना, यानी जो आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे फोर्स देते हो, वो उसी फोर्स, उसी जो है वो ताकत की वजह से अपने टारगेट को हिट करता है। बीच में कहीं भी जो है वो फोर्स नहीं लगती है बैलिस्टिक मिसाइल पर। तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा मिसाइल होता है? जिसमें फोर्स सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे लगे और बीच में कहीं भी फोर्स ना लगे। गाइडिंग मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें बीच में फोर्स लग रही होती है। गाइडिंग मिसाइल में जब चाहिए होती है तो फोर्स बढ़ा दी जाती है और कम। अब यहाँ पर आओ, बॉल यहाँ पर आ गई आपके पास। अच्छा, यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी v नॉट, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है v नॉट। अच्छा, मैं डायग्राम पहले बनाऊंगा फिर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो अब इसके पास होगा, ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी का रिजल्टेंट है वो ये आ गया आपका, ठीक है, v नॉट आ गया आपके पास। यहाँ पर जो आएगा इसका आएगा x कॉम्पोनेंट, है ना।
मैंने क्या कहा था, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा दो आपके पास जो है वो वेलोसिटीज होंगी, यानी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। ये इसका आ गया y कंपोनेंट, ठीक है, ये इसका x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, तो ये v नॉट हो गया। इसको आप बोलोगे v नॉट x। क्यों? क्योंकि जितनी वेलोसिटी आपने इनिशियल दी होगी, यानी जितनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, उतनी ही वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में रहेगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अच्छा, ये हो गया आपके पास vy, ठीक है, ये क्या हो गया, vy चेंज होती रहेगी, v नॉट x चेंज नहीं होगी। जो वेलोसिटी v नॉट x इनिशियल पॉइंट पर होगी, वही वेलोसिटी v नॉट x आगे भी होगी, और फिर vy आ गई। अच्छा, अब आप आ गए आप मैक्सिमम हाइट पर। भाई आप बॉल फेंकते हो तो आप एक चीज़ नोट करते हो ना कि आपकी बॉल सबसे ऊंचे एक प्लेस पर जाती है, उसके बाद नीचे आना शुरू होती है ना, तो समझ लो ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होगा कि सिर्फ आपके पास v नॉट x होगी, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट पर यानी मैक्सिमम हाइट पर जो बॉल आपकी अटेंड करेगी, जो कि ये रही बॉल, उसके पास सिर्फ v नॉट x होगी। vy इधर, vy इस पॉइंट पर ज़ीरो होगी। जब भी कहा जाए मैक्सिमम हाइट तो समझ लेना मैक्सिमम हाइट पर vy ज़ीरो है। अब क्यों ज़ीरो है ये वजह सुनो, क्योंकि उस पॉइंट पर आपके पास दो फोर्सेस लग रही होंगी। एक फोर्स तो जो आपने दी है वो है, और एक फोर्स ग्रेविटी जो है वो लगा रही होगी। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटी की फोर्स और आपकी लगाई भी फोर्स वो बराबर हो जाएगी। तो इसी वजह से कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ छोटे से सेकेंड्स के लिए vy ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ से उसके बाद जब बॉल दोबारा नीचे आने लगेगी, यानी इधर आ जाएगी, तो अब आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो डायग्राम ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो, यहाँ पर जो आपके पास जो है वो v नॉट x वही रहेगी जो यहाँ पर थी, लेकिन vy अब तब्दील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को बस याद रखना, ये पूरा आपके पास एक्सप्लेन हो जाएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, जब भी आप कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो करोगे तो कोई ना कोई एंगल तो दोगे उसे, तो वो एंगल होगा आपके पास थीटा, ठीक है। उस एंगल को आप बोलोगे थीटा, ठीक है। तो यहाँ भी एंगल बन रहा होगा, इसको थीटा नहीं कहा जाएगा, इसको अल्फा कहा जाएगा। मैंने ये लिख दिया। अच्छा, बाकी तो मैंने पूरी डायग्राम आपके पास एज इट इज़ ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये वेक्टर्स इन्होंने वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, तो आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म बना लो, नहीं भी बनाओगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ज़रा एक और चीज़ समझो, जब यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे, ए से इसको सी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, ए से बी, ठीक है, ये बी पॉइंट है। जब आप ए से बी पॉइंट तक जाओगे ना, तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अर्थ के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव। और जब यहाँ से नीचे की तरफ आओगे तो आपकी वेलोसिटी दोबारा पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो इधर आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आएगी, और जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। एक और चीज़ समझो, एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी तब्दील हो ही नहीं रही है, ठीक है। आपके पास जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दो वेलोसिटी के कंपोनेंट आ रहे हैं, क्योंकि देखो बॉडी यूँ जा रही है ना, यूँ जा रही है, तो यानी वो ऊपर भी जा रही है और इस एरिया में भी पाथ कवर कर रही है। देखो अगर सीधी जा रही होती तो फिर तो वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट ही रहती, लेकिन बॉडी जब यूँ जा रही है ना, इस तरफ जा रही है, यूँ करके जा रही है, तो इसका मतलब है ये कुछ ऊपर भी जा रही है। देखो यूँ ऊपर जा रही है, और इसका मतलब है सामने की तरफ भी जा रही है, यानी दो हिस्सों में मोशन हो रहा है। तो इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को टू डायमेंशन मोशन भी कहा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। दो डायमेंशन मोशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है। एक्स कंपोनेंट में भी कुछ हिस्सा कवर हो रहा है, वाई कंपोनेंट में भी। अब इस डेफिनेशन को मैं पहले समझा दूंगा, पहले इसको समझा दूं, क्योंकि डेफिनेशन खुद ही समझ में आ जाएगी आपके पास आपको। अच्छा, अब ये चीज़ें तो सब आपको बात समझ में आ गई।
अब थोड़ा सा मेरी और बात सुनो। अब जब ये बॉल मूव कर रही है तो इस बॉल की मोशन के दौरान देखो, आप जब थ्रो करते हो तो आपकी थ्रो पर एयर रेजिस्टेंस लगती है ना। जिस दिन हवा ज़्यादा चल रही हो तो उस दिन अगर आप बॉल को थ्रो करोगे तो आप देखोगे कि सेम फोर्स लगा रहे हो, लेकिन बॉल ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है। कहते हैं ना यार आज छक्का नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि हवा चल रही है। तो यानी इसका मतलब तो ये बात सब साबित हो गई कि आपको ये बात पता है कि बॉल के ऊपर भी एयर रेजिस्टेंस लगती है। अगर बॉल के ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगी ना तो ये जो आपका V0x वाला कंपोनेंट है इसमें तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, यानी फिर ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगा, इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, यहाँ पर लिखो इस बात को कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, सॉरी ये प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस वो ज़ीरो होती है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस यानी बॉल के इर्द गिर्द, देखो ये बॉल है, समझ लो इस पॉइंट पे, इसके इर्द गिर्द एयर के पार्टिकल्स हैं, है ना, तो वो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। हम क्या करते हैं, हम इस एयर के पार्टिकल्स को नहीं लेते हैं, हम मानते हैं कि दुनिया में कोई एयर है ही नहीं जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। बात रहेगी यार इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे की तरफ आओ, थोड़ा सा कहाँ रह गए। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करेगा वो ड्यू टू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी करेगा। जी ठीक है, इसको लिख लो। हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो इन प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारे पास वाहिद एक्सेलरेशन है वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जी हमारे पास ग्रेविटी के अलावा कोई और एक्सेलरेशन नहीं है इस मोशन में। जो भी एक्सेलरेशन आ रही है नेगेटिव में या पॉजिटिव में, वो सिर्फ आपके पास ग्रेविटी की वजह से है। जब आप ए से बी जा रहे हो तो अंडरस्टूड है कि हम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम जी नेगेटिव ले लेते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो हम जी पॉजिटिव रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस बात को ये लिखा भी है आपके लिए। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और मेरे पास आओ। अर्थ की रोटेशन, ठीक है, अर्थ की रोटेशन इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि होती है या नहीं होती। ठीक है, हम नहीं बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि अर्थ रोटेट करता है या नहीं करता, हमें नहीं पता। ठीक है, ये मानते हैं, लेकिन अर्थ की रोटेशन को इसमें हम नहीं लेते हैं। अर्थ की रोटेशन को हम, अर्थ की रोटेशन जो है वो नेग्लेक्ट की जाती है। नेग्लेक्ट से क्या मुराद है कि हम समझ रहे हैं कि अर्थ रोटेट नहीं करता। नेग्लेक्ट से क्या मुराद है, अर्थ जो है वो रोटेट नहीं करता। ठीक है, ये नेग्लेक्ट लिख लो या नेग्लिजिबल लिख लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, हम इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ जो है वो नेग्लेक्ट, मतलब अर्थ रोटेट नहीं करता। तो इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, ये शायद मुश्किल हो रही होगी। देयर इज नो रोटेशन ऑफ अर्थ इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको थोड़ा बेहतर करके लिख लो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थ रोटेशन नॉट कंसीडर्ड, या डज नॉट कंसीडर्ड। बल्कि ये पैसिव का टेंस है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, इन प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थ रोटेशन इज नॉट कंसीडर्ड, डी कंसीडर। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है, वो ये है कि ये ई आएगा, ये आर आएगा और ये ई डी आएगा। ठीक है, अर्थ की जो रोटेशन है उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करते,
बात समझ में आ गई? यानी अगर हम ये कंसीडर करेंगे कि अर्थ रोटेट कर रहा है तो फिर जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसकी मोशन में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बात आपको ये मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ज़रा आगे की तरफ चलते हैं। अब इसकी जो है ना थोड़े फार्मूले को देख लेते हैं कि इसके फार्मूले किस तरह से हैं। अच्छा, इसमें ना यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है, मैं पढ़ भी देता हूँ। इन दिस यूनिवर्स वी सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट मोशन इन डिफरेंट डायमेंशन, सम आर मूविंग along a linear path like a curve, like a car traveling along a rectilinear path। अच्छा, इस दुनिया में बहुत सारी मोशंस हो रही हैं, हमें पता है। कुछ जो है वो लीनियर हो रही हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में हो रही हैं, उसमें कोई दूसरी डायमेंशन नहीं होती। यानी जैसे कि गाड़ी मूव कर रही है तो गाड़ी यूँ तो मूव नहीं करती ना, स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, स्ट्रेट रोड पे, और रोड भी स्ट्रेट बनाए जाते हैं ताकि गाड़ी ईजिली मूव कर सके। तो उस तरह की मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इसी दुनिया में, इसी यूनिवर्स में कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो दोनों डायमेंशन में हो रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इस बॉल की मोशन को दिखाया कि ये एक्स एक्सिस में भी है, ये वाई एक्सिस में भी है, ये एक्स एक्सिस में भी है। तो यही बात ये यहाँ पर लिख के दे रहे हैं। अच्छा, ये जो रेड और येलो बॉल बनी हुई है इसको भी मैं अभी समझाता हूँ कि ये क्या चक्कर है। अच्छा देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या करते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो जो भी ये मोशन हो रहा है ये ग्रेविटी की फोर्स की वजह से हो रहा है। यानी आपने यहाँ से फोर्स लगा दी, अब आगे जितना भी मोशन होगा वो आपके फोर्स और ग्रेविटी की जो फोर्स है उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द कर्व पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। मैंने उस वक्त भी शायद ये बात बोली थी कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है आपके पास, ये जो कर्व पाथ बन रहा है, ये जो कर्व पाथ बन रहा है इसको बोलते हो कर्व पाथ। यानी जो ये रास्ता फॉलो कर कर बॉल सी तक जाएगी इसको आप बोलते हो कर्व पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री यानी वो पाथ, वो रास्ता जो कि बॉल फॉलो कर कर सी तक जा रही है। देखो, अब ट्रेजेक्ट्री को इस तरह समझ लो कि आपके जो इलाके हैं उसमें जो रोड हैं उनके भी कुछ ना कुछ नाम है। किसी रोड का नाम होगा शहीद मिल्लत रोड, किसी रोड का नाम होगा एमेजीना रोड, और कोई मशहूर रोड है बंस रोड, है ना, इस तरह रोड्स के नाम है। तो इसी तरह से वो रास्ते हैं, तो ये भी तो एक रास्ता है, इस रास्ते को नाम दिया गया है ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी होती है, लेकिन अभी हम इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं इसकी इक्वेशन हायर लेवल पे पढ़ाई जाएगी। यहाँ पहले फर्स्ट ईयर में इसकी इस पाथ की इक्वेशन पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब नहीं पढ़ाई जा रही। अच्छा, अब अजम्पशन देखो, इट इज़ ईजी टू एनालाइज प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलोइंग अजम्पशन आर इन कंसीडर। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना आसान हो जाएगा अगर आप ये चीज़ कंसीडर करोगे, यानी कि बॉल जो मूव कर रही है उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रही है, बीच में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही है, ग्रेविटी ही लग रही है, बस यही यहाँ पे बात लिखी हुई है। मैं पढ़ भी देता हूँ। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अच्छा, ये बात तो सभी को पता है कि अच्छा ये डाउनवर्ड क्यों लिया, ये मैं बता देता हूँ। ये जो प्रोजेक्टाइल शॉट है वो वेलोसिटी जो जिससे वो मूव कर रहा है उसके बॉल के ऊपर एक ग्रेविटी लग रही है जो कि बॉल को कोशिश कर रही है नीचे की तरफ लेकर आए। ठीक है, और वो हमेशा कंटिन्यूसली कहाँ की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ग्रेविटी नीचे की तरफ ला रही है, कोशिश कर रही है। और बिल्कुल यही बात है, बॉल ऊपर जा रही है लेकिन हल्की होती जा रही है। अगर ग्रेविटी नहीं लग रही होती बॉल पे तो वो तो ऊपर ही चली जाती है, बिल्कुल नीचे आती ही नहीं वापस। तो इसीलिए ये है, फिर आपको नई बॉल खरीदनी पड़ती। तो ये बात समझ गए। और अर्थ की रोटेशन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने समझा दी बात। अब आ जाओ, ये रेड बॉल और ये येलो बॉल का क्या चक्कर चल रहा है, इसको ज़रा समझो। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, अच्छा कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AVERAG, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ये है क्या चक्कर? देखो भाई, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या है। आपने ना, ये एक बॉल है और उसी के साथ एक और बॉल है। एक बॉल ऐसे करके नीचे आएगी
और एक बॉल ऐसे करके नीचे आएगी। दोनों बॉलें सेम टाइम पर यहाँ पर आएंगी। अब ऐसा क्यों हुआ? आप बोलोगे सर इसने तो ज़्यादा पाथ कवर किया, तो ये वाली बॉल देर से आनी चाहिए थी और ये वाली बॉल जल्दी आ जानी चाहिए थी क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, लेकिन दोनों सेम टाइम पे क्यों आई? क्योंकि आपने एयर रेजिस्टेंस को ज़ीरो रखा हुआ है। जब आप एयर रेजिस्टेंस को ज़ीरो रखते हो तो चाहे आप एक पर फेंको हाइट से या एक बहुत बड़ा वेट फेंको हाइट से, वो दोनों एक ही टाइम पर जो है वो ज़मीन पर गिरेंगे। इसको इस तरह समझ लो कि मेरे हाथ में 10 रुपये का नोट है और एक बहुत बड़ा मोबाइल है, मैं दोनों को ड्रॉप कर दूं तो दोनों एक साथ ज़मीन पे गिरेंगे। क्यों ज़मीन पे एक साथ गिरेंगे? क्योंकि आपने ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस को, ग्रेविटी तो है लेकिन एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया है, इसीलिए ये ऐसा हुआ। तो देखो यहाँ लिखा हुआ, अ रेड बॉल इज ड्रॉप एट द सेम टाइम दैट द येलो बॉल इज़ फायर्ड हॉरिजॉन्टली एज शो फिगर। कहते हैं रेड बॉल को ड्रॉप किया गया है यानी ऊपर से नीचे बस छोड़ दिया है, और येलो बॉल को फायर यानी आगे धक्का देकर फेंका गया है। फोटोज़ आर सेपरेटेड बाय इक्वल टाइम इंटरवल, और फोटोज़ में ये दिखाया गया है, ये जो लाइंस बनी हुई हैं ये टाइम शो किया गया है। ये लाइंस नज़र आ रही हैं बनी हुई, समझ लो एक पहली लाइन से लेकर दूसरी लाइन का तक का जो दरमियान का टाइम है वो 1 सेकेंड है, उसके बाद 1 सेकेंड। तो आप देख रहे हो 1 सेकेंड में सेम बॉल है, यानी अगर रेड वाली बॉल 4 है तो ब्लू वाली येलो वाली बॉल भी 4 हैं आपके पास। तो इसका मतलब है सेम टाइम में सेम मोशन हो रहा है दोनों बॉलों का। अच्छा देखो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एट एनी टाइम द टू बॉल्स हैव द सेम वाई। किसी भी टाइम पर दोनों बॉल सेम वाई है, यानी सेम वाई वाला डिस्टेंस कवर कर रही हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे ये वाई कह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बॉलों के पास सेम वाई वाला डिस्टेंस आ रहा है। द येलो बॉल हैज़ इक्वल डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एंड वी एक्स ड्यूरिंग ईच टाइम। Projectile is analyzed 2 dimension horizontally motion with constant velocity and vertical motion with constant acceleration। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है उसमें आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी आपके पास सेम रह रही है। तो जब वेलोसिटी सेम आएगी तो आपको पता है एक्सेलरेशन तो ज़ीरो ही आनी है। और वर्टिकल में क्या है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट है? क्यों? क्योंकि वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी तो आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसकी इक्वेशन को लिख लो, उसके बाद जो इसकी डेरिवेशंस है मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा इधर बन जाएगा, चलो इधर बन जाएगा। पहले हॉरिजॉन्टल वाले मोशन लिख लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले मोशन लिख लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्मूले लिख लो और मैं बता भी देता हूँ कैसे आया। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया, हॉरिजॉन्टल में आपके पास जो a है वो 0 होगी, तो इसको ax भी लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है। अच्छा, सबसे पहली वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है मैं बता देता हूँ, वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपने कुछ ऐसे पढ़ी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। लेकिन ये जब होती है जब 1 डायमेंशन मोशन हो, लेकिन अभी 1 डायमेंशन मोशन नहीं है, अभी 2 डायमेंशन मोशन है, तो इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल वाला देख रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल वाला जो वी नॉट एक्स है उसको देख रहे हैं। देखो वी नॉट जो है आपके पास वो क्या है, अच्छा इसको ना एक बेहतर कर लो कि ये यहाँ पर ना V1 हो जाएगी आकर, और ये यहाँ पर V2 ले लो इसे, अगर इधर भी ले रहे हो तो इसे V3 ले लो और इसे जो है वो V2 ले लो, तो ये V नॉट एक्स ही रहेगी, ये भी V नॉट एक्स, ये भी V नॉट एक्स, बस ये V1Y हो जाएगी और ये यहाँ पर V2Y हो जाएगी और ये यहाँ पर V3Y हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो टोटल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का वो तो चेंज होगा क्योंकि y कंपोनेंट चेंज हो रहा है, लेकिन x कंपोनेंट सेम रहेगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझ लो, तो यहाँ पर ये वी एफ जो है ना, अब वो वी वाई लिखा जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर वी आई जो है वो वी नॉट एक्स लिखा जाएगा। देखो मैंने यहाँ भी वी नॉट एक्स, यहाँ भी वी नॉट एक्स और हर जगह वी नॉट एक्स लिखा है। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, वी वाई इज इक्वल टू, और ए जो है आपके पास ए एक्स लिखा जाएगा। तो इन्होंने देखते हैं ए एक्स लिखा है उसे, हाँ ए एक्स लिखा है। तो वी वाई वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, और ये ज़ीरो है, ये याद रखना, ठीक है। लिख तो दिया है मैंने लेकिन ज़ीरो है। तो यानी जो वी वाई आएगा वो ही वी नॉट एक्स आएगा आपके पास एक्स कंपोनेंट में। अच्छा इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है, ये एक्स है, ये हम वाई और एक्स कंपोनेंट देख रहे हैं ना, तो एक्स कंपोनेंट में तो वाई तो आना ही नहीं चाहिए था, वो तो हमें बात वैसे ही समझ में आनी चाहिए थी। तो ये इस तरह ड्राइव हुई है आपके पास ये वाली वेलोसिटी। ये अक्सर बच्चों को डेरिवेशन में मुश्किल होती है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया ऐसे। वी एक्स क्या है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए, वी एफ है, और वी आई है आपके पास वी नॉट एक्स, और ए जो है वो आपके पास ए एक्स लिखा जा रहा है क्योंकि एक्स कंपोनेंट्स की बात हो रही है। अच्छा उसके बाद अब आपके पास जो अगली इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, अब ये कैसे बनी मैं बताता हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि क्या होती है आपके पास, यहाँ पर मैं डिस्टेंस को x लिख रहा हूँ, s नहीं लिख रहा। x इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, है ना, ये होती है। अब देखो आपकी बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रही है, इतना डिस्टेंस मूव कर रही है, तो ये आपका हो गया एक्स आई, ये आ गया आपका एक्स टू। एक्स आई और एक्स टू का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स आई। छोटा हो गया होगा काफ़ी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एक्स टू माइनस एक्स आई, तो यहाँ पर आप एक्स नहीं लिखो, देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मूव कर रहे हो, तो ये एक डिफरेंस बन रहा है डिस्टेंस का, तो उस डिस्टेंस के डिफरेंस को आप एक्स कह रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्स हटाकर एक्स किसके बराबर है मेरे पास, आपको पता चल गया, एक्स टू माइनस एक्स वन के। अच्छा अब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो वी आई हमने अभी पढ़ा, यहाँ भी वी आई किसके बराबर रहेगा, वी नॉट एक्स के, और ए किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स के। तो फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा आपके पास, एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखा ये कुछ नहीं था, बस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही ड्राइव कर दिया गया था थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, x माइनस, अच्छा उन्होंने x माइनस एक्स नॉट क्यों लिया, अब इसको भी समझ लो, यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट क्यों लिया। अब देखो मैंने तो इस तरीके से समझाया ताकि आपको बात समझ में आए, लेकिन आपकी बुक की तरीके से भी समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। अच्छा देखो यहाँ से तो ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास जो x होगा वो x नॉट होगा इनिशियल, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आके ख़त्म हो रहा है तो ये x कहा जाएगा इसे, ठीक है। इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को आप डेल्टा x कह सकते हो, ठीक है, डेल्टा x कह सकते हो। तो अब आपके पास क्या बनेगा, डेल्टा x, ये चीज़ बुक में नहीं है लेकिन मैं अपने पास से करा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो डेल्टा x इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट, आपको पता है जहाँ पर आप जाते हो वहाँ से पहले वाला डिस्टेंस माइनस कर देते हो, तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया x माइनस एक्स नॉट, तो फिर ये आ गया x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। देखो चाहे वैसे लिख लो जैसे मैंने लिखवाया था x टू माइनस एक्स वन, वो भी ठीक है, ये जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे लिख लो। तो दोनों तरीके से लिख के दोगे आंसर नंबर सेम मिलेंगे। अब तीसरी इक्वेशन कौन सी है, तीसरी इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये देखिए कि वी एफ का स्क्वायर इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2as। अब मैंने क्या कहा था, s को मैंने x लिया है, तो s को मैं क्या ले रहा हूँ, डेल्टा x, और डेल्टा x किसके बराबर है, x माइनस एक्स नॉट के, है ना, और वी एफ किसके बराबर है, वी एक्स के, और वी आई हम क्या ले रहे हैं इतनी देर से, वी नॉट एक्स ले रहे हैं।
और a क्या लिया है हमने इतनी देर से, ax लिया है। तो अब सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो ज़रा, v x का स्क्वायर प्लस v इक्वल टू v नॉट x का स्क्वायर प्लस 2a और x माइनस एक्स नॉट। ये लो, देखो यही चीज़ लिख के दी हुई है, एक छोटी सी हो रही है यहाँ मिस्टेक, यहाँ x आएगा छोटा सा बस, वो क्योंकि ax है ना इसलिए, जो कि 0 है। तो v नॉट एक्स स्क्वायर 2ax x माइनस एक्स नॉट। अब ये कैसे इक्वेशन ड्राइव्स हुई, ये आपको समझ में आ गई बात। अब आपके पास इधर वर्टिकल वाली भी मौजूद है। अच्छा, मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं समझाई थी अब तक, डेफिनेशन अब आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी क्योंकि हम समझ चुके हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कर्व पाथ, ये कर्व पाथ ये बना हुआ आपके पास, ठीक है, ये देखो ये कर्व पाथ ये बना हुआ, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है। डेट एन ऑब्जेक्ट फॉलो, जो कि ऑब्जेक्ट ये वाला फॉलो करेगा। इट्स थ्रोन और प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस, जो कि फेंकी जाएगी ऑब्जेक्ट को, जो कि ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा अर्थ के सरफेस के करीब करीब। अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे प्रोजेक्टाइल के लॉस लगना ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, अर्थ के सरफेस के करीब करीब। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इस पर ग्रेविटी लगती रहेगी जैसा कि मैंने आपको बता दिया। विदाउट एनी अदर फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, और कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टली नहीं लग रही होगी, यानी एयर रेजिस्टेंस 0 होगी। तो फिर इस तरह के मोशन को कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन लिख दिया मैंने इसको, मोशन, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ गई ना डेफिनेशन, कि आपने जो है वो किसी चीज़ को फेंका, उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन जो कर रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। चलो अब ज़रा जो वो वाले आपके लिखे हुए हैं वो मैं बता देता हूँ, जो और इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हुई है वो समझा देता हूँ। अच्छा, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने शुरू वाले में डिटेल लिख दिया। वर्टिकल वाले देख लो ताकि ये वीडियो और लंबी ना हो जाए, इसको यहीं पे जल्दी ख़त्म करना है मैंने। ये ऑलरेडी जो है वो 32 मिनट को निकल चुकी है। अच्छा, वर्टिकल वाले को देखो, वर्टिकल वाले में पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जल्दी से लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वर्टिकल वाले में आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा करो सबसे पहले, जो कि आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब देखो वी एफ यानी आप ले रहे हो वी एफ क्या, हाईएस्ट, आप ले रहे हो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, तो फिर ये वी एफ 0 हो जाएगा। लेकिन अभी हम हाईएस्ट हाइट पर वेलोसिटी नहीं ले रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे ले रहे हैं, तो y कंपोनेंट है तो वी वाई आ जाएगा, ठीक है। और वी आई जो है वो आपके पास यहाँ पर वी नॉट वाई आ जाएगा। x कंपोनेंट होगा तो वी नॉट एक्स, और अगर y कंपोनेंट है तो वी नॉट वाई। और यहाँ पर a जो है वो आपके पास माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल में जो भी एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है, हॉरिजॉन्टल में जो भी एक्सेलरेशन है वो 0 है, वर्टिकल में जो भी एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। देखो यही चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, अब उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया है ए वाई, तो आप चाहो तो इसको जी टी ना लिखकर, देखो उन्होंने यहाँ तो जी लिखा लेकिन वहाँ उन्होंने ए वाई लिख दिया, तो चाहो तो उसको प्लस लगाकर ए वाई ही लिख दो। लेकिन आपको पता है ए वाई नेगेटिव जी है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। ये भी सही तरीका है और ये भी सही तरीका है। दोनों से हमें ये बात पता चलेगी कि ए वाई जब भी बोला जाएगा ना, हमें समझ जाएंगे कि जी नेगेटिव में लिखी गई होगी। अब सेकंड भी इसी तरह से ड्राइव हुई है। सेकंड देख लो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि उसमें उन्होंने जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, जो वर्टिकली डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। देखो इसको तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे डेल्टा एक्स और एक्स लिख दिया था, लेकिन इसको अब वाई कर लो ताकि आपको ना बात समझ में आए। बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस को एक्स नहीं लिखा जाता, लेकिन मैंने वहाँ समझाने के लिए लिखा था। मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे बनाना चाहिए था कि एक्स और एक्स नॉट, ठीक है।
लेकिन वो मैंने समझाने के लिए उसे वहीं पर x और x नॉट बना दिया, लेकिन बेसिकली इसे यहाँ y नॉट और y लिखोगे क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो फिर ये आपके पास या तो डेल्टा y या y हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपके पास डेल्टा y है जो कि होता है आपके पास y नॉट माइनस y, नहीं y माइनस y नॉट। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सब बच्चे जानते हैं क्या होती है। यहाँ पर मैं s को लिखूंगा y, डेल्टा y। ठीक है, तो डेल्टा y s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अच्छा, अब आपको s पता है क्या है, डेल्टा y, और डेल्टा y किसके बराबर है, y माइनस y नॉट के। और इसी तरह से वी आई किसके बराबर लिया आपने, यहाँ पर वी आई लिया था वी नॉट वाई के बराबर, तो वी नॉट वाई टी और प्लस ए वाई लिख दो या माइनस जी टी स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। हाफ कहाँ है, जल्दी जल्दी में देखें गड़बड़ हो रही है, ए वाई टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसकी आप ड्राइव करके दिखाओ मुझे, क्योंकि देखो मैंने फर्स्ट सिखा दी, सेकंड सिखा दी, थर्ड सब इधर तो तीनों सिखा दी थी, यहाँ पर आप मुझे इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करके दिखाओ। चलो मैं बता ही देता हूँ, सेम है, मैं लिख देता हूँ पहले। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको ये भी पता है वी एफ क्या है, वी आई क्या है, ए क्या है और एस क्या है। ठीक है, सब ऊपर से ही आएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करके दिखाओ ताकि आप लोगों को भी आए काम करना। ठीक है, बस एक स्टेप और करना है आपने, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसे रिमूव करता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो कराऊंगा, क्या कहते हैं इसका, डेरिवेशंस। अच्छा, कुछ और भी इक्वेशंस हैं। देखो जब भी आपको वो कहें ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो क्या कह रहे होंगे, v नॉट x की बात कर रहे होंगे। तो v नॉट x कैसे निकलेगा आपके पास, v नॉट x इज इक्वल टू v नॉट, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और cos थीटा। ठीक है, याद है ना हमने पीछे कंपोनेंट निकालना सीखे थे फॉर्मूले से कि vx इज इक्वल टू v cos थीटा होता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही चीज़ लगी है, हम इसको पीछे सीख चुके हैं बहुत डिटेल में। अब कोई बोल दे y कंपोनेंट निकालो, तो आपके पास क्या होगा, v नॉट y। अब v नॉट y कैसे आएगा, v नॉट y इज इक्वल टू वी वाई साइन थीटा, क्योंकि वो y कंपोनेंट है ना, इसीलिए उसको साइन थीटा रखेंगे। अब ये आता कैसे है, इसको मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे पीछे वाले लेक्चर्स देख लेना, उसमें इस बात को मैंने बताया है कि आपके पास एक ये ट्रायंगल ड्रॉ होता है। ठीक है, ये एंगल बनता है, एंगल में आपके पास एक वी एक्स आ रहा होता है और एक वी आ रहा होता है और एक वी वाई आ रहा होता है, फिर उससे आप इसको ड्राइव कर लेते हो। अब मैं इसको बहुत डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा वरना ये बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, हम इसको पीछे पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। अच्छा, बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास क्या होगा, वी एक्स जो है वो हमेशा वी नॉट एक्स ही रहेगा पूरे मोशन के दौरान। ठीक है, और वी वाई जो है वो तब्दील होता रहेगा। तो वी वाई आप यहाँ से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस जी टी, सॉरी स्क्वायर नहीं आता, इस फॉर्मूले से आया ये फॉर्मूला। तो मैंने कहा था ना ए एक्स को जी टी रख दो, और उसके बाद फिर दूसरा फार्मूला हमारे पास कौन सा है, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये वाला है। इसी फार्मूले को, मतलब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है कि x इज इक्वल वी एक्स है ना, हाँ वी नॉट एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, टी को बदल लीजिए, ये वेलोसिटी का फार्मूला है, सबको आता है। तो ये क्या हो गया, वी नॉट एक्स, टी इधर लिखो, टी इन्होंने भी ऐसे लिखा ना, हाँ। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास x माइनस एक्स नॉट,
अच्छा, आप सेट किसके लिए कराया इन्होंने, एक्स के लिए, तो उसको उधर ले जाओ। तो एक्स यहाँ पर आ गया, वी नॉट एक्स टी, बाद में लिख दो इसको, एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। क्या किया मैंने, बात समझ में आई ना, कि मैंने एक्स नॉट को उस तरफ ले गया, तो यहाँ बच गया एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। तो ये इस तरह से इन्होंने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। अब आखिरी फार्मूला भी ड्राइव करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और आसान हो जाए। आखिरी फार्मूला तो कुछ नहीं है, बस यही फार्मूला है, यही फार्मूला है। बस उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि y को इधर रख लिया है, y को इधर रख लिया है, ये यहाँ माइनस में है, y नॉट उधर जाके प्लस होगा, और प्लस वी नॉट वाई टी। अच्छा, मैंने क्या कहा था, ए एक्स किसके बराबर है, ए वाई माइनस जी के बराबर है। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव जी, और नेगेटिव जी हाफ पहले आ जाएगा, नेगेटिव जी टी का स्क्वायर। देख लो, ये ऐसे ड्राइव हो गया फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूले की जो ये डेरिवेशंस थी वो तो रिक्वायर्ड नहीं होती और ना ही बोर्ड में पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आए, तो इसलिए मैंने ये कराया। यहाँ टी आता है और यहाँ हाफ आता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे फार्मूले जो मैंने ड्राइव करना सिखाया आपको सब समझ आए होंगे, और सारे तो मैंने यहाँ तक तो मैंने सारी डिटेल्स ही समझाई हैं, यहाँ से लेकर मैंने कुछ चीज़ें आपको बस डायरेक्ट बताई हैं, लेकिन आप इन तमाम चीज़ों को यहाँ से पढ़ चुके हो। इधर देखो, इसमें हमने क्या किया, इस फार्मूले को सेट कराया, और इधर हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले को सेट कराया। इधर हमने क्या किया, इस फार्मूले को सेट कराया, बस और कुछ नहीं किया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया होगा डिटेल में। ना आया हो तो पूछना, मैं और कोशिश करूँगा डिटेल में बताने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद